हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग गढ़वाल मंडल के 7 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। आज से देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कुमाऊं मंडल, और कुमाऊं मंडल में हमारा पहला जनपद होगा अल्मोड़ा जनपद। इस प्रकार आपका देखिए 8वां जनपद शुरू हो गया है। इसके बाद आपके 5 जनपद और रहेंगे, मतलब कि अभी तो अल्मोड़ा के 1 या 2 पार्ट और आएंगे। मतलब कि आपका ये 8वां जनपद शुरू हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा जनपद, जिसका कि आज हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक से प्रश्नों पर यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला यहाँ से प्रश्न आता है, इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार चंद वंश के 43वें राजा भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा को 1530 में बसाया था। अब देखिए कभी कभी होता क्या है ना, जो इतिहासकार होते हैं उनके मत के अनुसार भी प्रश्न पूछ लेता है। मतलब कि किसके अनुसार भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा को 1530 में बसाया था, तो ये एटकिंसन के अनुसार है। देखिए सिर्फ एटकिंसन के अनुसार है, किसी किसी राजा ने इसका उत्तर, जो किसी किसी इतिहासकार ने इसका उत्तर 1560 दिया हुआ है। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं अलग अलग डेट हमको बताते हैं। हालांकि एटकिंसन से क्वेश्चन पूछते रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एटकिंसन का मत रखा हुआ है। अब देखिए इस आधार पर ये कहा गया है, क्योंकि देखिए जब देखिए मैं आपको चंद्रवंश से पढ़ा रहा था, सारी कहानी आपको पढ़ा चुका हूँ। वो मैंने आपको क्या बताई थी, वो मैंने आपको ये बताई थी कि जैसे कि ये हमारा कुमाऊं वाला एरिया है और यहाँ पर चंपावत था। तो पहले क्या था कि जो चंद्रवंश के जो राजा थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी, यहाँ पर चंपावत में ही थी। जो राजा का जो महल था, सब कुछ था, वो चंपावत में ही था। अब धीरे धीरे होना क्या, मतलब शुरू क्या हो गया राज्य में, मतलब कि अराजकता का माहौल फैलने लग गया। कभी यहाँ विद्रोह हो रहा है, 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 कभी यहाँ पर विद्रोह हो रहा है। अब देखिए विद्रोह को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, राजधानी को मध्य में होना चाहिए, मतलब कि इस जगह पर होना चाहिए। मतलब मध्य हमारा ये वाला एरिया हो गया, मध्य पर होना चाहिए राजधानी को। लेकिन राजधानी कहाँ पर है, बिल्कुल देखिए साइड में चंपावत में। उस समय भीष्मचंद्र के समय, मतलब 43वें राजा से पहले जितने भी राजा हुए चंद्रवंश में, उन सब ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, चंपावत में ही बनाई थी। अब इन विद्रोहों को रोकने के लिए राजधानी का यहाँ पर मध्य में होना आवश्यक था। मतलब कि मध्य में देखिए कौन सा एरिया आ रहा है, मध्य में अल्मोड़ा का हमारा यहाँ पर एरिया आता है। तो इसीलिए जो विद्रोह हो रहे थे उन विद्रोह को रोकने के लिए भीष्मचंद्र ने सोचा कि जो राजधानी है उसको बीच में स्थापित किया जाए। मतलब ये हमारा कुमाऊं वाला एरिया हो गया ना, ये वाला, ये हमारा कुमाऊं है, ये हमारा गढ़वाल का एरिया है। तो भीष्मचंद्र ने यह सोचा कि राजधानी को क्या किया जाए, मध्य में स्थापित किया जाए। सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं चंद्रवंश में आपको। तो इसीलिए भीष्मचंद्र सोचता है कि भाई हम अपनी राजधानी बनाएंगे अल्मोड़ा में, बिल्कुल मध्य वाले स्थल पर। अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड की मध्य वाली भाग पर स्थित है। लेकिन इसने सिर्फ सोची, बाद में क्या होता है, गजुआ नामक एक खस आदमी था, उसने क्या किया था, भीष्मचंद्र की हत्या कर दी थी। अपना मतलब इसने जो एक शुरुआत की थी राजधानी परिवर्तन की, इसने सोचा था उस बात को, लेकिन ये तो उसको पूरा कर नहीं पाया था। हालांकि इसने यहाँ पर खगमरा जो कोट था वहां पर इसने स्थापित किया था, मतलब पूरी तैयारी कर चुका था। खगमरा किले का निर्माण भी अल्मोड़ा में करवा चुका था, लेकिन राजधानी परिवर्तन नहीं कर पाया था। हालांकि कुछ कुछ किताबों में लिखा भी हुआ है कि ये राजधानी परिवर्तन इसने कर लिया था, लेकिन इसने शुरुआत की थी, इसने वहां पर एक नींव डाली थी राजधानी रखने की। लेकिन होता क्या है, जैसे कि इसकी हत्या जाती है और इसके बाद इसका पुत्र आता है कल्याण चंद्र तृतीय। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको। कल्याण चंद्र तृतीय आता है, वो क्या करता है, चंपावत से राजधानी कहाँ पर ले आता है, अल्मोड़ा में। लेकिन जो शुरुआत कौन करता है, शुरुआत करता है भीष्मचंद्र। इसीलिए कहा गया है कि भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा नगर को बसाया था। हालांकि देखिए राजधानी का परिवर्तन तो बहुत बाद में होता है, 1563 में। तो अलग अलग इतिहासकार हैं, कोई ये कहता है कि ये 1560 में, कोई कहता है 1555 में, अलग अलग हमको डेट मिलती हैं। कोई कहता है कि 1555 में ही जो खगमरा कोट था वो बनाया गया था। तो अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं, बहुत सारे जहाँ पर मत हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर से प्रश्न बनने की डेट से वहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ नाम से। कैसे नाम से, खगमरा कोट किसने बनाया था, खगमरा कोट भीष्मचंद्र ने बनाया था। अल्मोड़ा जो राजधानी थी चंद्रवंशी की, कौन ले गया, किसने सोची थी उसको, सोची किसने थी, कल्याण चंद्र ने, नहीं सोची किसने थी, भीष्मचंद्र ने। और ले कौन गया था, कल्याण चंद्र। सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, चलिए आपका रिवाइज हो गया। तो देखिए होता क्या है कि ये सब बात होती है, भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा को 1530 में बसाया था। राजधानी कौन स्थानांतरित करता है, कल्याण चंद्र तृतीय। फिर देखिए कोसी व सुयाल नदी के मध्य स्थित वर्तमान अल्मोड़ा नगर वाले स्थान पर 14वीं सदी में भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया खगमरा किला था। मतलब कि जो वर्तमान में जो अल्मोड़ा नगर है ना, सिर्फ हम लोग अल्मोड़ा नगर की बात कर रहे हैं, उसी स्थान पर भीष्मचंद्र के द्वारा खगमरा किला बनाया गया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए
1563 में राजा बालू कल्याण चंद ने, यानी कल्याण चंद तृतीय हम लोग बोल सकते हैं इसे, इसने क्या किया था, चंपावत से अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की तथा मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर रखा, जो बाद में अल्मोड़ा हो गया। देखिए, अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि चंद काल में या मुगलों के डर से, चंद काल में या मुगलों के प्रभाव से चंद राजाओं ने या कल्याण चंद ने या चंद राजाओं ने अल्मोड़ा का नाम क्या रखा था, आलमनगर। दोस्तों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कैसे बनेगा, मुगल काल में अल्मोड़ा का नाम क्या था, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आलमनगर। चलिए ठीक है। फिर देखिए, सर्वमान्य मत है कि स्थानीय घास चलमोड़ा के कारण अल्मोड़ा के नाम की उत्पत्ति हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि अल्मोड़ा में एक चलमोड़ा नामक घास थी, बाद में चलमोड़ा से इसको अ कर दिया गया, मतलब कि शब्द परिवर्तन, और चलमोड़ा से अल्मोड़ा हो गया। एक घास के कारण भी इसका नाम जो है बाद में अल्मोड़ा रखा गया। चलिए ठीक है। फिर देखिए, अगला प्रश्न क्या आता है, अगला प्रश्न ये है, अल्मोड़ा में कुड़िंदों का भी शासन रहा, जिसकी जानकारी अल्मोड़ा सिक्कों से मिलती है। जब हम आपको कुड़िंद राज्यों से पढ़ा रहा था तो वहां पर से मैंने आपको सिक्कों के बारे में पढ़ाया था, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, चतरेसर छत्तीसर प्रकार के सिक्के, सब कुछ मैंने वहां पर से आपको पढ़ाया था। तो इस आधार पर अल्मोड़ा में भी कुड़िंदों का शासन रहा था, इस बात की जानकारी सिक्कों से मिलती है। सिक्के सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, कुड़िंद वंश हो, कार्तिकेय वंश हो, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, वैसे तो हम लोग अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा काफ़ी ऐतिहासिक नगर रहा है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन हो, गोरखाओं के समय आक्रमण हो, अंग्रेजों का आक्रमण हो, तो अल्मोड़ा शहर काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर भी कहा जाता था। तो अनेक प्रकार के नाम है, इनको नोट करेंगे। ऐसे पूछा जाएगा कि राजापुर किसका प्राचीन नाम था, अल्मोड़ा। आलमनगर किसका प्राचीन नाम था, अल्मोड़ा। 1790 में अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार तथा 1815 में ब्रिटिश शासन के यह अधीन आ जाता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते हैं कि अल्मोड़ा गोरखों के अधीन कब आया, 1790 में, क्योंकि सबसे पहले जो केंद्र था ना, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा केंद्र था। अब देखिए, कहीं पर भी अगर आक्रमण होता है किसी राज्य में, तो राज्य में आक्रमण कहाँ पर होता है, जहाँ पर राजा का किला हो, तो अल्मोड़ा पर ही इसमें राजा रह रहा था। तो 1790 में क्या होगा, अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार हुआ था। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, गोरखा काल सब कुछ कंप्लीट आपको करवा चुका हूँ, ब्रिटिश काल भी आपको सब कुछ कंप्लीट करवा चुका हूँ, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो 1815 में यहाँ पर ब्रिटिश आएंगे और 1790 में गोरखा। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाएगा, इसको भी नोट करेंगे। राजाओं की घाटी किसको कहा जाता है, तो अल्मोड़ा को ही राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। फिर देखिए, पाली परगना अल्मोड़ा में है, जिसका पुराना नाम क्या था, पाली पछाऊ, ये भी नोट करेंगे। पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैराट है, जिसे कत्यूरी शासक असंति देव ने बसाया था। दोस्तों, क्वेश्चन आते रहते हैं कि लखनपुर बैराट कहाँ पर है, तो लखनपुर बैराट कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाली पछाऊ क्षेत्र में। पाली पछाऊ क्षेत्र कहाँ है, अल्मोड़ा में। और लखनपुर बैराट किसने बनवाया, कत्यूरी शासक असंति देव ने। आज दोस्तों कुछ गर्मी ज़्यादा ही हो रही है, ये समझ लीजिए, गर्मी अपने चरम स्तर पर है। वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है इस समय, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा बनाने का। सोचा तो था नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर सोचा कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए बनानी पड़ी। चलिए ठीक है। फिर देखिए, तल्ला महल व मल्ला महल कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। देखिए, तल्ला महल और मल्ला महल, जब हम आपको चंदमन से पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर से आपको बताया था कि तल्ला महल और मल्ला महल किसने बनवाए थे। तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर देखता हूँ कि आपने कितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आपको कमेंट करके बताना है कि तल्ला महल और मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया था। ये सब कहाँ पर हो जाएंगे, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा जिले का गठन कब किया गया, देखिए अब ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले का गठन, देखिए जब मैंने आपको बताया ना 1530 में एटकिंसन के अनुसार भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा की स्थापना की थी, वो तो अल्मोड़ा नगर की स्थापना की है ना। लेकिन अब जनपद का गठन कब होगा, अल्मोड़ा जिले का गठन कब होगा, 1891 में, और 1892 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया था। अल्मोड़ा क्षेत्र का नाम मानस खंड में रामशिला क्षेत्र मिलता है, इसको भी नोट कर लेंगे कि मानस खंड में अल्मोड़ा का नाम क्या मिलता है, रामशिला क्षेत्र। राम क्षेत्र भी अल्मोड़ा का प्राचीन नाम है। देखिए, रामशिला हो गया, राम क्षेत्र हो गया, राजापुर हो गया, राजाओं की घाटी हो गया, ये सब आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। चलिए ठीक है। फिर देखिए, अगला क्या है, बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा जो है बाल मिठाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और वहाँ की जो बाल मिठाई है काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है, इसलिए अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ चुके हैं बार बार। ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहा जाएगा, बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को कहा जाएगा। देखिए, मरचूला पीतल नगरी, मरचूला एक स्थान है अल्मोड़ा में, उसको पीतल नगरी बोला जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा, इनमें से किस जगह को पीतल नगरी बोला जाता है, तो मरचूला को, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति की। पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। अल्मोड़ा जनपद का मुख्य नगर कोसी व सुयाल नदियों के मध्य में है। दोस्तों, दोनों नदियाँ याद करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, अल्मोड़ा जनपद है, उसका जो मुख्य नगर है वो किन नदियों के मध्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कोसी व सुयाल नदियों के मध्य में स्थित है।
क्षेत्रफल देखिए कितना है, 3139 वर्ग किलोमीटर अल्मोड़ा का क्षेत्रफल रहेगा। अल्मोड़ा को भौगोलिक आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से, तेलीफाट और सैलीफाट। ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा को भौगोलिक आधार पर किन दो भागों में बांटा जा सकता है, तो वो कौन कौन से भाग हैं, तेलीफाट और सैलीफाट। अल्मोड़ा नगर पहाड़ पर बसा हुआ है जिसका आकार घोड़े के नाल के समान प्रतीत होता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते रहते हैं, इसलिए इसको भी नोट करेंगे। अल्मोड़ा एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिले का मतलब क्या होता है, आंतरिक जिले का दोस्तों मतलब ये होता है वह जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या किसी अन्य देश को स्पर्श नहीं करती है, उसको बोलते हैं आंतरिक जिला। फिर देखिए अल्मोड़ा जिले को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं, तो अल्मोड़ा जिले को उत्तराखंड के जो जिले स्पर्श करते हैं उनकी संख्या कितनी है, 6। अभी मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर। चलिए थोड़ा मैप के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा उत्तराखंड का मैप। हर वीडियो जब मैं शुरू करता हूँ तो इसी मैप के माध्यम से आपको मैं उन चीज़ों को समझाता हूँ जो कि मैप के माध्यम से समझानी होती हैं। और हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ 8वां जनपद हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और 8वीं बार हम लोग इस मैप का जिक्र कर रहे हैं। तो जहाँ तक है अब तो आपने उत्तराखंड का मैप बनाना सीख ही लिया होगा। अगर आपने उत्तराखंड का मैप बनाना सीख लिया तो यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न आपका जरूर फंसता है एग्जाम में, तो यहाँ से आपका कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। चलिए हम लोग अल्मोड़ा की बात करते हैं, देखते हैं अल्मोड़ा यहाँ पर कहाँ पर है। देखिए अल्मोड़ा की जो स्थिति देखिए यहाँ पर हमारी आती है, ये देखिए ये है हमारा अल्मोड़ा। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि अल्मोड़ा एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिले का मतलब क्या होता है, वह जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या अन्य देश को स्पर्श नहीं करती है। तो आप लोग यहाँ पर से देख रहे होंगे जो हमारा अल्मोड़ा जिला है बिल्कुल देखिए बीच में आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल बीच में आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए ये ना तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से कौन सा, यहाँ पर से नेपाल है और यहाँ पर से चीन है और यहाँ से उत्तर प्रदेश है, किसी को स्पर्श नहीं करता है। देखिए नीचे से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर नीचे से देखिए यहाँ पर चंपावत आ जाता है, यहाँ पर बागेश्वर, यहाँ पर पिथौरागढ़, तो यहाँ पर से देखिए चमोली, यहाँ से पौड़ी, यहाँ से नैनीताल, तो बिल्कुल आंतरिक जिला है। और कौन कौन से आंतरिक जिले हैं देखिए, ये देखिए बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी, तो 4 उत्तराखंड में आंतरिक जिले हैं जो किसी अन्य देश और अन्य राष्ट्र की, किसी अन्य देश और किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग उत्तराखंड का जो हमारा मैप है ना। देखिए एक बात तो मैंने आपको ये देखिए, 2 बातें समझनी है आपको। पहली बात तो ये है कि जो ये मैंने ये मैप बना रखा है, आप लोग जो ये मैप देख रहे हैं, ये मैप देखिए, ये मैंने आपको आसान भाषा में समझाने के लिए बना रखा है। अगर आप वास्तव में अगर मैप बनाना आपको, आप लोग चाह रहे हैं कि वास्तव में जो मैप है देखिए वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए ये यहाँ पर से मैंने इसको सरल भाषा में बना रखा है। देखिए यहाँ पर से आप लोग देखेंगे ना, तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ऐसे करके आती हैं, तो इनको थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, समझना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर से इसको थोड़ा सरल भाषा में इसको बना रखा है। देखिए बिल्कुल सरल भाषा में इसको आप लोग बनाना सीखिए। आप लोग 2-4 बार बनाएंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। और बाकी देखिए यहाँ पर तो आपका मैप है ही बिल्कुल एकदम क्लियर, जो लाइन जहाँ मिल रही है, इसमें भी जो लाइन जहाँ मिल रही है ना, जिस राज्य को जहाँ पर से स्पर्श कर रही है, सेम वैसे ही बना रखा है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं बना रखी हैं। तो देखिए उसके बाद दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही थी, दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी, अल्मोड़ा जनपद को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। कौन कौन से देखिए, यहाँ पर से पिथौरागढ़ आता है, और देखिए फिर आता है यहाँ पर से चंपावत आता है, यहाँ पर से नैनीताल आता है, यहाँ पर से कौन सा आएगा, पौड़ी आएगा, फिर आएगा चमोली आएगा। देखिए चमोली के बाद कौन सा आएगा, चमोली के बाद आता है बागेश्वर। देखिए अगर आपने मैप बनाना सीख रखा है ना, तो आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं। उत्तराखंड के 13 जनपद हैं, आपको ऐसे ही सब याद हो जाएंगे मैप के माध्यम से। तो चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। देखिए जनघनत्व कितना है अल्मोड़ा का, तो अल्मोड़ा का जो जनघनत्व रहेगा वो कितना रहेगा, 198। ठीक हो गया। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात है 1139। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी, राज्य में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनपद का है। तो राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा जनपद का ही है, जो कि 1139 है। मतलब कि 1000 पुरुषों में 1139 महिलाएं हैं अल्मोड़ा पर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, सबसे कम लिंगानुपात देखिए कहाँ पर है, सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार में है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बनते हैं। कितना है सबसे कम और सबसे अधिक, इनका डाटा आपको याद रखना है, 1139 अल्मोड़ा और 880 हरिद्वार। चलिए ठीक है। फिर देखिए साक्षरता की हम लोग बात करते हैं। साक्षरता कितनी है, 80.47%। कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता 92.86% और महिला साक्षरता 69.69.93%। चलिए ठीक है। दशकीय वृद्धि दर देखिए, दशकीय वृद्धि दर महत्वपूर्ण रहेगा अल्मोड़ा का। वो क्यों महत्वपूर्ण रहेगा, -1.28 माइनस में जा रहा है। देखिए -1.28 जा रहा है। यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे बनता है कि देखिए पौड़ी का दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है। राज्य में 13 जनपद हैं,
अगर आपसे ये पूछे कि राज्य में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर किस जनपद का है, 13 जनपदों में, तो 13वें नंबर पर कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा पौड़ी। लेकिन 12वें नंबर पर कौन सा रहेगा, अल्मोड़ा। तो पौड़ी के बाद सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अल्मोड़ा जिला। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौड़ी के बाद सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहेगा, वो रहेगा अल्मोड़ा। पौड़ी का दशकीय वृद्धि दर कितना है, -1.41, और यहाँ पर से अल्मोड़ा का कितना हो जाएगा, -1.28। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मुख्यालय कहाँ पर अल्मोड़ा का, तो अल्मोड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है, अल्मोड़ा में ही है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से, द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, सोमेश्वर। सोमेश्वर जो रहेगा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा। जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट रहेगी ना, तो वो क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए अल्मोड़ा में से इनमें से कौन सी विधानसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करी गई है, तो वो कौन सी है, सोमेश्वर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए तहसील की बात कर लेते हैं हम लोग। तहसील कितनी है, 12 हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत, भिकियासैड़, सल्ट, चौखुटिया, सोमेश्वर, द्वाराहाट, भनौली, जैंती, स्यालदे, धौलाछीना और लमगड़ा। ये दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भनौली तहसील कहाँ पर है, चौखुटिया तहसील कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए इनको याद रखेंगे। फिर देखिए ब्लॉक या विकासखंड कितने हैं, तो 11 हैं। कौन कौन से, स्यालदे, चौखुटिया, भिकियासैड़, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, धौला देवी, हवालबाग, ताकुला और भैंसिया छाना। तो ये हो जाएंगे ब्लॉक या विकासखंड। बार बार कह रहा हूँ आपको, ये सब आपको याद करने हैं। याद का देखिए सेम एक ही जैसे पर है। यहाँ पर से देखिए चौखुटिया देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, सल्ट यहाँ देखिए, सब नाम जाने पहचाने हैं, ऐसा नहीं कोई नया नाम है। यहाँ पर से ये नाम आप जब उत्तराखंड का जब जीके पढ़ते हैं ना, तो ये नाम बार बार आपके सामने आते रहते हैं, तो इनको याद करने में इतनी मुश्किल होगी नहीं। फिर देखिए अगला प्रश्न आता है कि अल्मोड़ा नगर पालिका कब बनी, तो अल्मोड़ा नगर पालिका बनती है 1864 में। और अल्मोड़ा नगर पालिका जब 1864 में बनती है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रेवरेंड ओकले इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और देखिए कुमाऊं क्षेत्र में ये पहली, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पुरानी नगर पालिका रहेगी। वैसे हम तो नैनीताल में भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जो नैनीताल नगर पालिका थी उसका विधिवत गठन जो होता है वो बाद में होता है, इससे 9-10 साल के बाद होता है विधिवत गठन। इस प्रकार से जो मतलब हम लोग कह सकते हैं अल्मोड़ा नगर पालिका कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पुरानी नगर पालिका रहेगी। वैसे विधिवत वाली हम लोग बात कहेंगे तो नैनीताल में हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि नैनीताल का जो पहले हो गया था, लेकिन विधिवत तरीके से वो नहीं हुआ था। चलिए ठीक है। वैसे अभी ये जो नैनीताल जो नगर पालिका मैंने आपको बताया कुमाऊं की सबसे पुरानी नगर पालिका, जब हम लोग नैनीताल जनपद पढ़ेंगे ना, तो इस चीज़ को वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप लोग बस इतना याद रखिए कि अल्मोड़ा नगर पालिका कब बनती है, तो ये कब बनेगी, 1864 में। पुरानी कौन सी थी, ये जब हम लोग नैनीताल वाला जनपद पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करवा दूंगा। मंदिरों की चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए अल्मोड़ा जनपद में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ही सारे मंदिर हैं, याद करना मुश्किल नहीं है, याद भी हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला आता है वीरणेश्वर मंदिर। देखिए बिनसर पहाड़ी पर है अल्मोड़ा में, और इसको बिनसर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर बिनसर महादेव मंदिर पूछे या वीरणेश्वर मंदिर पूछे, बात एक ही रहेगी। देखिए राजा कल्याण चंद द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देखिए चंद राजा की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो वीरणेश्वर मंदिर है या बिनसर महादेव मंदिर है अल्मोड़ा में, उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो ये करवाया था कल्याण चंद ने। चीतल मंदिर कहाँ पर है, चीतल मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, चीतल मंदिर हो जाएगा अल्मोड़ा में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए रामशिला मंदिर कहाँ पर है, रामशिला मंदिर कहाँ पर है, ये भी अल्मोड़ा में ही है। चंदवंशी राजाओं के समय यह स्थल मल्ला महल कहलाता था, यहीं उनका अष्टमहल दुर्ग भी था। कहाँ पर, देखिए जो रामशिला वर्तमान का जो मंदिर है ना, जब चंदों के समय में यह स्थान मल्ला महल कहलाता था। मल्ला महल तो आज भी है, लेकिन इस जगह पर मल्ला महल होगा उस समय पे, तो इसी कारण से यह स्थल मल्ला महल कहलाता था। कब, जब चंद यहाँ पर शासन कर रहे थे, चंद शासक। और देखिए यहीं पर उनका अष्टमहल दुर्ग भी था। तो देखिए यहाँ पर से एक प्रश्न और बन गया है कि चंदों के समय में अष्टमहल दुर्ग कहाँ पर था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा में चंदों के समय अष्टमहल दुर्ग था। फिर देखिए 1588 में, और एक बात और देखिए जो ये 1588 में इस अष्टमहल दुर्ग के मध्य राजा रूपचंद, देखिए यहाँ पर से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रूपचंद है रुद्रचंद है। वैसे रूपचंद नाम का तो कोई राजा आया नहीं चंद वंश में, लेकिन परीक्षा वाणी में दे रखा है। तो एग्जाम में देखिए रूपचंद हो रुद्रचंद हो, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, रूपचंद या रुद्रचंद कुछ भी वहाँ पर हो सकता है, बस यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि 1588 में इस अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद या रुद्रचंद ने रामशिला मंदिर समूह की स्थापना करवाई थी। देखिए रामशिला मंदिर समूह की स्थापना किसने करवाई थी, तो रामशिला जो मंदिर समूह है इसकी स्थापना कौन करवाएगा, राजा रूपचंद या
रुद्रचंद कब करवाएगा? 1588 में। चलिए ठीक है, जो डेट दे रखी है परीक्षा वाणी में वो दे रखी है 1588। अब 1588 में तो यहाँ पर चंद्रवंश का राजा कौन रहेगा? वो रहेगा रुद्रचंद्र, क्योंकि देखिए 1588 में जो रुद्रचंद्र रहता है वो कहाँ पर जाता है? अकबर से मिलने भी जाता है ना 1588 में। तो इस आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अगर एग्जाम में आपको रुद्रचंद्र ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप लोग रूपचंद ही लगाना, क्योंकि परीक्षा वाणी में वही दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखिए चितई मंदिर। चितई मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कुमाऊं क्षेत्र का। इसको गुल्लू या गोलू देवता का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो गोलू देवता हैं उन्हीं का ये मंदिर है चितई में, इसी के लिए चितई प्रसिद्ध भी है गोलू देवता के मंदिर के लिए। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि अल्मोड़ा में गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर है, तो वो चितई में ही है। या चितई में किसका मंदिर है? तो गोलू देवता का मंदिर है। कई बार दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। गोलू देवता को देखिए, हम लोग अगर बात करेंगे गोलू देवता की, गोलू देवता से संबंधित जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है वो बनता है न्याय के देवता। गुरु देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो गुरु देवता को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है तथा इस स्थल को परमोच्च न्यायालय माना जाता है। जो चितई मंदिर है अल्मोड़ा का, इस स्थल को परमोच्च न्यायालय के रूप में भी माना जाता है। फिर देखिए सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? राजा सोमचंद्र ने इसका निर्माण करवाया था। ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। दोस्तों लगता है मुझे आज पंखा चलाना ही पड़ेगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। वॉइस नॉइस आती है, थोड़ी सा बैकग्राउंड में पंखे की आवाज़ आती है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आज बस की नहीं है कि पंखा बंद करके वीडियो बना सकूं। तो मैं पंखा चलाता हूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग इतना मैनेज कर लीजिए। चलिए ठीक। तो भीषण दोस्तों आज गर्मी हो रही है, बिना पंखे के तो 1 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा है। मैं तो फिर भी देखिए करीब 20 मिनट से बैठा हुआ बिना पंखे के। बहुत गर्म हो रहा है आज, बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है। दिन में तो तापमान 40 से ऊपर पहुंच जा रहा है। तो चलिए आज आप लोग मैनेज कर लीजिए, बाकी थोड़ा मौसम ठंडा होगा, बारिश होगी तो फिर से हम लोग, वैसे आपको आवाज़ इतनी आ नहीं रही होगी, पंखा मैंने कम नहीं चलाया है। हर वीडियो में आपसे कहता हूँ अगर मैं पंखा चलाता हूँ तो पंखे की आवाज़ जो है वो बैकग्राउंड में आती है। आपको जो नॉइज़ जो आती है ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पढ़ते समय डिस्टर्बेंस होती है ना। पढ़ते समय तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब क्लियर आवाज़ आनी चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं सोमेश्वर मंदिर। राजा सोमचंद्र ने इसका निर्माण करवाया था। और सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन दोस्तों बार बार आता है रहता है सोमेश्वर मंदिर का। ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। और देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है, यहाँ की गई पूजा कहाँ पर? सोमेश्वर मंदिर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के तुल्य मानी जाती है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मंदिर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के तुल्य मानी जाती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राजा सोमचंद्र ने करवाया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये अल्मोड़ा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा कटारमल ने इसका निर्माण करवाया था। शैली की हम लोग बात करते हैं, उत्तराखंड शैली का है ये। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है। इस मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा रहेगी वो किसकी रहेगी? वो रहेगी बड़ादित्य सूर्य की। इसको देखिए बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि बड़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो समझ लीजिए आपसे बात कर रहा है कटारमल सूर्य मंदिर की, क्योंकि यहाँ पर बड़ादित्य सूर्य की मूर्ति है कटारमल सूर्य मंदिर में, इसीलिए इसको बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो कटारमल सूर्य मंदिर में किसकी प्रतिमा है? बड़ादित्य सूर्य की, इसीलिए इसको बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। शैली क्या रहेगी? उत्तराखंड शैली। कई बार दोस्तों प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। चलिए और कुछ जान लेते हैं कटारमल सूर्य मंदिर के बारे में, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे गए हैं। जो कटारमल सूर्य मंदिर है, जो उसके दरवाजे हैं यानी कपाट वर्तमान में कहाँ रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। जो राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली में, उसी में ही कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट रखे गए हैं। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर कहाँ पर है? तो कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। उसके बाद देखिए उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद कटारमल सूर्य मंदिर को देश के दूसरे सूर्य मंदिर का स्थान प्राप्त है। देखिए देश में पहला स्थान सूर्य मंदिर का जो है वो किसे प्राप्त है? जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आता रहता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। इसको देश का प्रथम सूर्य मंदिर कहा जाता है। और दूसरे नंबर में कौन सा आएगा? कटारमल सूर्य मंदिर को देश का दूसरा सूर्य मंदिर होने का स्थान प्राप्त है या फिर गौरव प्राप्त है, ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ अन्य सूर्य मंदिर हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं, जैसे कि देखिए गोधरा सूर्य मंदिर गुजरात तीसरे नंबर का हो जाएगा। मातंड सूर्य मंदिर देखिए ये कहाँ पर है? कश्मीर में। ओसिया सूर्य मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये सूर्य मंदिर से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। गोधरा सूर्य मंदिर
मादंड सूर्य मंदिर और ओसिया सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, इनकी जगह पूछी जाती है, किस राज्य में स्थित है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जागेश्वर मंदिर समूह। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये यहाँ से फैक्ट है और यहाँ से कई सारे एग्जाम प्रश्न बनते रहते हैं जागेश्वर मंदिर समूह से, क्योंकि देखिए अद्भुत यहाँ पर के जो आप लोग कभी जाएंगे ना जागेश्वर या गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर किस अद्भुत तरीके से वो मंदिर बनाए गए हैं, कितने बड़ी बड़ी शिलाओं को मंदिर के जो सबसे ऊपर स्थित किया गया है। उस जमाने की जो बात रही थी, कत्यूरी का कार्तिकेय वंश के समय की ये बात रही थी, तो उस समय इतने भव्य तरीके से मंदिर को बनाना वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात रही होगी। तो जागेश्वर मंदिर समूह देखिए कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ पर रहेंगे, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में देखिए ये पूछा गया है बार बार कि जो जागेश्वर मंदिर समूह है वो किस नदी के किनारे है, तो जटागंगा नदी के किनारे। और जो जागेश्वर मंदिर समूह में जो भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाता है वो जटागंगा नदी के जल से ही किया जाता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, जागेश्वर मंदिर समूह में जो भगवान शिव का जो जल से अभिषेक किया जाता है तो वो जल किस नदी का होता है, जटागंगा नदी का। और यहाँ पर 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, ये भी नोट कर लीजिए जागेश्वर मंदिर समूह में। वैसे तो पहले अन्य भी मंदिर थे लेकिन कुछ मतलब कि जो ढांचे थे वो ढह चुके हैं, मतलब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन 124 छोटे मंदिर समूह, छोटे बड़े मंदिर समूह वर्तमान में भी हैं। तो क्वेश्चन अगर बने जागेश्वर मंदिर समूह में वर्तमान में कितने मंदिर समूह हैं, तो 124 आपका उत्तर होगा। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, नोट कर लीजिए राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा हो जाएगा, जागेश्वर मंदिर समूह। इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। उत्तराखंड में 4 धाम है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। 5वां धाम किसे कहा जाता है, जागेश्वर मंदिर समूह को। फिर देखिए इन मंदिरों का निर्माण राजा शालीवाहन देव यानी कि कत्यूरी राजा था एक, कत्यूरी राजा शालीवाहन देव के द्वारा जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण करवाया गया, ऐसी जानकारी हमको किताबों में देखने को मिलती है। तो नोट कर लेंगे जागेश्वर मंदिर समूह होंगे उनका निर्माण कौन करवाएगा, शालीवाहन देव। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए जो जागेश्वर मंदिर समूह है इनकी शैली क्या रहेगी, तो इनकी शैली रहेगी केदारनाथ शैली। और देखिए यहाँ से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों क्या बनता है, जो जागेश्वर मंदिर समूह है इस मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो इसका सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा हो जाएगा, मृत्युंजय मंदिर। मृत्युंजय मंदिर जो कि जागेश्वर मंदिर समूह का ही एक मंदिर है, यह यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, कहाँ का, जागेश्वर मंदिर समूह का। उसके बाद देखिए अगर प्रश्न ये बनता है जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे विशाल मंदिर यानी कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हो जाएगा, दिनदेश्वरा मंदिर। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए दंडेश्वर, कुबेर, पंचकेदार मंदिर, पुष्टि देवी मंदिर, जागन्नाथ यहाँ के प्रमुख मंदिर हो जाएंगे, कहाँ पर के, जागेश्वर मंदिर के। देखिए जो जागेश्वर मंदिर है ना, इस मंदिर में चंद्रवंश के 2 राजाओं की अष्ट धातु की मूर्तियाँ मिलती हैं। कौन कौन से हैं, दीपचंद और तिरुमल चंद, तो इनकी यहाँ पर मूर्तियाँ मिलती हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों के दोनों, कि जागेश्वर मंदिर समूह में किन चंद राजाओं की अष्ट धातु की मूर्तियाँ मिलती हैं, तो वो कौन कौन से हैं, दीपचंद और तिरुमल चंद। फिर देखिए पुराणों में जागेश्वर का नाम हाटकेश्वर एवं भूराजस्व तो अभिलेख होते हैं उसमें पट्टी पारण नाम मिलता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पर एक किताब से उठा के रखे हुए हैं कि पुराणों में जागेश्वर का नाम क्या मिलता है, हाटकेश्वर, और जो भूराजस्व है, जो भूराजस्व अभिलेख होते हैं उन अभिलेखों में इस क्षेत्र का नाम पट्टी पारण मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है, यानी कि जो हमारा जागेश्वर का मंदिर है, इस जागेश्वर मंदिर समूह की जो गणना है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है। और वृद्ध जागेश्वर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, अगर प्रश्न ऐसा बनता है तो देखिए जो जागेश्वर मंदिर समूह है उससे कुछ ही दूरी पर वृद्ध जागेश्वर मंदिर है, अल्मोड़ा में ही। क्वेश्चन अगर बने वृद्ध जागेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा में। और जो जागेश्वर मंदिर हो जाएंगे, जागेश्वर मंदिर समूह, इसकी गणना देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें इसकी गणना की जाती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है द्वाराहाट मंदिर समूह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम एवं धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। कौन, द्वाराहाट मंदिर समूह, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर समूह बने हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन मंदिरों का निर्माण काल 11वीं तथा 12वीं शताब्दी बताया है। यहाँ 30 प्राचीन मंदिरों एवं 365 कुंडों जिसको बावड़िया बोलते हैं, बावड़ियों का निर्माण करवाया। किसने, जो कत्यूरी राजा थे उन्होंने ही यहाँ पर 30 प्राचीन मंदिरों और 365 कुंडों का निर्माण करवाया था। तो कत्यूरी राजाओं के समय कला प्रेम और धर्मनिष्ठा का प्रतीक द्वाराहाट मंदिर समूह को माना जाता है।
देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न रहेगा, नोट कर लेंगे इस प्रश्न को कि जागेश्वर मंदिर समूह का जीर्णोद्धार कब कराया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1918 में जागेश्वर मंदिर समूह का जीर्णोद्धार करवाया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ से एक प्रश्न, कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। जो जागेश्वर मंदिर समूह है, यहाँ के सभी मंदिर 8 विशिष्ट वर्गों में चिन्हित किए जाते हैं या चिन्हित किए गए हैं। जो दो जागेश्वर नहीं, द्वाराहाट मंदिर समूह जो है उसके जो समस्त मंदिर हैं उनको 8 विशिष्ट वर्गों में चिन्हित किया गया है। अब वो वर्ग कौन कौन से हैं देखिए इसको आपको ऐसे पढ़ना है। रतन देवल मंदिर समूह, कचहरी मंदिर समूह, मनदेव या मानिया देव मंदिर समूह, गुजर देव मंदिर समूह, मृत्युंजय मंदिर समूह, बद्रीनाथ मंदिर समूह, केदारनाथ मंदिर समूह और हरसिंह देवल मंदिर समूह। देखिए यहाँ पर से एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या निकल के आ रही है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कुमाऊं क्षेत्र में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये कोई धाम नहीं है उत्तराखंड में, ये मंदिर हैं। वैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ जो धाम रहेंगे वो कहाँ पर रहेंगे, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है यानी गढ़वाल मंडल में, और बद्रीनाथ कहाँ पर है, चमोली में यानी कि गढ़वाल मंडल में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ऐसा बनता है कि कुमाऊं क्षेत्र के बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर कहाँ पर हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वाराहाट मंदिर समूह में, अल्मोड़ा जनपद में। और देखिए जो यहाँ पर ये सब लिखे हुए हैं ना, ये रतन देवल, कचहरी मंदिर, मनदेव या मानिया देव, गुजर देव, मृत्युंजय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरसिंह देवल, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है, इसलिए इनको आपको याद रखना है। फिर देखिए इनमें रतन देवल या रत्न देवी इसको कहा गया, देखिए इसको रत्न देवी कहा गया है। रतन देवल, कचहरी या मानिया नहीं, इनमें रतन देवल, कचहरी और मनिया मंदिर समूह ही प्रसिद्ध हैं, यानी कि 3 मंदिर समूह ही इन 8 जो वर्ग हैं इनमें से प्रसिद्ध हैं। वैसे ऐसा कुछ पूछेगा नहीं कितने मंदिर प्रसिद्ध हैं, बस आपको ये याद रखना है कौन कौन से यहाँ पर मंदिर समूह हैं। उसके बाद देखिए इस मंदिर समूह में सबसे बड़ा व उत्कृष्ट देवालय कौन सा है, गुजर देव मंदिर समूह। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे बड़ा व सबसे उत्कृष्ट देवालय कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, गुजर देव मंदिर समूह, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, गुजर देव मंदिर समूह कहाँ पर हो जाएगा, अल्मोड़ा में, कहाँ पर, द्वाराहाट में। उसके बाद देखिए हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है। देखिए द्वारिका का मतलब क्या होता है, द्वारिका देखिए कृष्ण नगरी हम लोग बोल सकते हैं, द्वारिका को भगवान कृष्ण से संबंधित है द्वारिका, मतलब कि वहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं। और द्वाराहाट में आप लोग देख रहे होंगे इतने सारे हमको मंदिर देखने को मिलते हैं, इसीलिए इतने सारे मंदिर यहाँ पर स्थित हैं, इसीलिए इसको हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। तो हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाएगा, द्वाराहाट को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है कसार देवी मंदिर। एग्जाम में दोस्तों आ भी चुका है, कैसे पूछा गया था एग्जाम में कि कसार देवी मंदिर किस पर्वत पर है, तो ये कश्यप या कसार पर्वत पर है, कहाँ पर, अल्मोड़ा में। नंदा देवी मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। चंद्रवंश के इष्ट देवी इसे माना जाता है, किसको, नंदा देवी मंदिर को। देखिए जब मैं आपको चंद्रवंश पढ़ा रहा था तो वहाँ पर ज्ञानचंद मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर से मैंने आपको ये बताया था ज्ञानचंद गढ़वाल में गया था, वहाँ पर से नंदा देवी की मूर्ति लेके आया था और उसको अल्मोड़ा में उसने स्थापित करवाया था। लेकिन किसी किसी किताब में ये दे दिया गया है कि जो बाज बहादुर चंद था वो भी वहाँ गया था गढ़वाल में, वो भी वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति लाया था और उसने उसको यहाँ पर कुमाऊं मिलाकर स्थापित किया था। तो दो किताबों में, दो क्या मतलब अनेक किताबों में ऐसी जानकारी देखने को मिलती है। वैसे ज्ञानचंद वाला अधिक उचित प्रतीत होता भी है, लेकिन किसी किसी किताब में ये बाज बहादुर चंद भी दे दिया गया है, तो आप दोनों ही याद रख लीजिए। वैसे ज्ञानचंद ज़्यादा, मैं कहूँगा ज्ञानचंद सही रहेगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि नंदा देवी मंदिर में जैसे कि वहाँ पर मूर्ति ले आए हैं, फिर देखिए उसमें कमिश्नर ट्रेल के समय में क्या होता है, कमिश्नर ट्रेल द्वारा मल्ला महल की नंदा प्रतिमाएं, मतलब कि जो यहाँ पर से जो ऐसा कहा, देखिए जो किताब की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किताब में ये बताया गया है कि जो बाज बहादुर चंद था वो जो नंदा देवी की प्रतिमा लेके आया था, मल्ला महल में लेके आया था, मल्ला महल में उसने उसको स्थापित करवाया था। बाद में मल्ला महल की नंदा प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर में रखे जाने के पश्चात यह नंदा देवी परिसर कहलाया। मतलब कि जो वर्तमान का जो नंदा देवी परिसर है, जब यहाँ पर नंदा देवी मंदिर, नंदा देवी जो मूर्ति होती है उनकी जो मूर्ति की स्थापना होती है, तभी से इस स्थल को नंदा देवी के नाम से भी जाना गया, पर्वतेश्वर मंदिर में। तो पर्वतेश्वर मंदिर में रखा गया किसके द्वारा, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा। तो उसके बाद यह नंदा देवी मंदिर कहलाया। तो ये दोस्तों आपको बात याद रखनी है। तो वैसे मैं आपको जब मैं आपको ज्ञानचंद पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पर से आपको बताया था, जो ज्ञानचंद गया था वहाँ पर से नंदा देवी की मूर्ति को लेके आया था गढ़वाल से, कुमाऊं में उसने उसको स्थापित करवाया था। बाद में देखिए कहानी जोड़ दी गई है एक और की, बाज बहादुर चंद जाता है, वो भी वहाँ से नंदा देवी की मूर्ति लेके आता है। बाद में जो कमिश्नर ट्रेल लेता है उस मूर्ति को
स्थापित करवाता है पर्वतेश्वर मंदिर में, और बाद में यह स्थल नंदा देवी मंदिर कहलाया। तो कमिश्नर ट्रेल आप याद रख लीजिए, और बाज बहादुर चंद और ज्ञानचंद आप लोग याद रख लीजिए यहाँ से। फिर देखिए अगला आता है स्याही देवी मंदिर, कहाँ पर है? शीतलाखेत अल्मोड़ा में, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। विभांडेश्वर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? अल्मोड़ा में। स्थानीय लोग इस मंदिर को उत्तर का काशी मानते हैं, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के किस मंदिर को उत्तर का काशी या उत्तराखंड के किस क्षेत्र को उत्तर का काशी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विभांडेश्वर मंदिर। वैसे उत्तराखंड के 2 स्थल हैं जिनको उत्तर का काशी कहा जाता है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको कमेंट करके बताना है कि मैंने आपको उत्तर का काशी गढ़वाल मंडल में कहाँ पर पढ़ा रखा है। तो विभांडेश्वर मंदिर जो रहेगा उसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? उत्तर का काशी। और देखिए इसी मंदिर में, विभांडेश्वर मंदिर में क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक मेला लगता है। मेला हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो अल्मोड़ा जनपद के जो मेले रहेंगे उनको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। स्यालदे बिखौती का मेला कहाँ लगेगा? विभांडेश्वर मंदिर में। देखिए दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सारे महत्वपूर्ण हैं। एक भी मंदिर यहाँ से ऐसा नहीं है जिसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, सारे याद करने वाले हैं। फिर देखिए मनकामेश्वर मंदिर, झूला देवी मंदिर, कालिका मंदिर रानीखेत में हो जाएंगे, इनको भी याद रखेंगे। हैड़ा खान मंदिर देखिए एक हैड़ा खान मंदिर आता है कहाँ पर? नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद में एक हैड़ा खान मंदिर आता है, और एक आता है रानीखेत अल्मोड़ा में भी। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कुमाऊं मंडल में नैनीताल के अलावा हैड़ा खान मंदिर कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रानीखेत में। या ऑप्शन में अगर आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है हैड़ा खान मंदिर कहाँ पर है, अगर नैनीताल ऑप्शन में नहीं है समझ लीजिए आपसे रानीखेत वाला पूछ रहा है। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला क्या है? झूला देवी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? रानीखेत में। गुलू देवता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। ताड़ीखेत अल्मोड़ा में देखिए गांधी कुटी है, सब नोट करवाऊंगा सब कुछ। गांधी कुटी कहाँ पर है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। जो गुलू देवता का मंदिर है वो भी ताड़ीखेत में ही है, अल्मोड़ा में। और गांधी कुटी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर हो जाएगा? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। वन देवी मंदिर समूह कहाँ पर है? तो ये भी अल्मोड़ा में ही है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला है उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी देवी मंदिर, पाताल देवी मंदिर, गैराड़ मंदिर, लक्ष्मेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर सब कहाँ पर हो जाएंगे? अल्मोड़ा में। झांकर सेम मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? अल्मोड़ा में। रत्नेश्वर मंदिर समूह ये भी अल्मोड़ा में ही है, गोरखा काल में इसे निर्मित माना जाता है। वृद्ध केदार मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो वृद्ध केदार मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये भी कहाँ पर होगा? नहीं, वृद्ध केदार मंदिर, रीठा महादेव मंदिर, मंदिला देवी मंदिर ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? अल्मोड़ा में। भवना देवी मंदिर कहाँ पर होगा? ये भी अल्मोड़ा में होगा। गणनाथ गुफा मंदिर कहाँ पर होगा? ये भी अल्मोड़ा में ही होगा। मल्लिका देवी मंदिर ये कहाँ पर है? ये भी अल्मोड़ा में ही है। कोट माई मंदिर, जाखंड देवी मंदिर ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? अल्मोड़ा में। कोट माई और जाखंड देवी ये भी अल्मोड़ा में ही है। कोट कालिका मंदिर, 8 भैरव देवता मंदिर, जाखंड देवी मंदिर, कोट कांगड़ा। देखिए एक आता है कोट गाड़ी ऐसे करके एक मंदिर है पिथौरा जनपद में, कोट गाड़ी, जिसे न्याय की देवी बोला जाता है, वो तो है पिथौरागढ़ में। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? कोट कांगड़ा देवी मंदिर। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस है इन दोनों में, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। तो कोट कांगड़ा देवी मंदिर, सूखा देवी मंदिर, पिननाथ या पिनाकेश्वर मंदिर और अग्नेरी देवी मंदिर ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? अल्मोड़ा में। पावनेश्वर सूर्य मंदिर, गुड़ादित्य सूर्य मंदिर ये सब कहाँ पर हो जाएंगे? अल्मोड़ा में। कोट की माई या भ्रामरी देवी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये भी कहाँ पर हो जाएगा? अल्मोड़ा में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। और देखिए जो ये 8 भैरव देवता मंदिर है इसका निर्माण ज्ञानचंद ने करवाया था, इसको नोट कर लेंगे। जो अल्मोड़ा में एक मंदिर है 8 भैरव देवता मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? ज्ञानचंद ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए राम पादुका तीर्थ कहाँ पर है? चौखुटिया अल्मोड़ा में। जागेश्वर के नटराज मंदिर में शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है या प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, उत्तराखंड में किस स्थान पर भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त होती है? तो जागेश्वर के नटराज मंदिर में। दूनागिरी माता मंदिर का निर्माण कत्तूरी शासक सुधार देव ने करवाया था, कहीं कहीं पर इसका नाम सुधा देवी भी है। तो दूनागिरी जो माता मंदिर रहेगा उसका निर्माण कत्तूरी शासक सुधार देव ने करवाया था। दूनागिरी माता मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में ही है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गई हमारी मंदिरों की बात। तो बहुत सारे मंदिर हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था अल्मोड़ा में, और सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, एक भी आपको वहाँ से स्किप नहीं करना है। अब हम लोग जानते हैं रानीखेत के बारे में, पढ़ लेते हैं रानीखेत के बारे में। देखिए जो रानीखेत रहेगा ना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर से यही बन जाता है, जो रानीखेत रहेगा वो झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर रहेगा। झूलादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। इसी पर्वत श्रृंखला पर रानीखेत है, और रानीखेत को पर्यटकों की नगरी भी कहा जाएगा, नोट कर लेंगे। पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाता है? तो पर्यटकों की नगरी किसे कहा जाएगा? रानीखेत को। देखिए जनश्रुति की हम लोग बात करते हैं। देखिए रानीखेत के बारे में ना 2 बातें कही गई हैं कि जो रानीखेत है
उसका नाम रानीखेत किस आधार पर पड़ा है? तो हमको दो बातें प्राप्त होती हैं। पहली जनश्रुति ये है कि कत्यूर वंशी राजा सुधार देव की रानी पद्मिनी द्वारा इस स्थान की रमणीयता से अभिभूत होकर यह नाम दिया गया था। मतलब कि कत्यूर वंशी जो राजा थे सुधार देव, उनकी जो रानी थी पद्मिनी वो यहाँ पर आए होंगी क्षेत्र भ्रमण करने के लिए। तो वो जब वो इस स्थान पर आती हैं तो उनको यह स्थान बहुत पसंद आता है और उन्होंने ही इसको रानीखेत नाम दिया था। ऐसा मतलब एक जनश्रुति हमको पता चलती है। एक जनश्रुति और है, यह एक बात और है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए। फिर देखिए, झूलादेव पर्वत श्रृंखला पर चौबटिया और रानीखेत दो भागों में विभक्त हैं। जो झूलादेव पर्वत श्रृंखला है अल्मोड़ा में, वो झूलादेव पर्वत श्रृंखला चौबटिया और रानीखेत, चौबटिया एक जगह है अल्मोड़ा में, चौबटिया और रानीखेत को दो भागों में विभक्त करती है। यानी कि या हम ऐसे कह सकते नहीं, विभक्त नहीं करती है। झूलादेव पर्वत श्रृंखला चौबटिया और रानीखेत दो भागों में विभक्त है। मतलब कि जो झूलादेव पर्वत श्रृंखला है उसके एक और चौबटिया और दूसरी ओर क्या है, रानीखेत है। रानीखेत घगास नदी के किनारे बसा हुआ है, नोट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नागदेव ताल कहाँ पर है? ये भी रानीखेत में है। रानीखेत को पहले झूलादेव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से भी जाना जाता था। ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानीखेत को पहले झूलादेव, जैसे कि यहाँ पर झूलादेव पर्वत श्रृंखला है, इसी आधार पर रानीखेत को झूलादेव और ऑकलैंड हिल्स के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, रानीखेत समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, एक जनश्रुति तो मैंने आपको ये बताई थी रानी पद्मिनी वाली। एक बात क्या है, कहा जाता है कि चंद्र राजा की रानी जिया रानी इधर से जा रही थी, उन्हें यह स्थान बहुत अच्छा लगा और वो यहाँ पर कुछ समय या कुछ दिन तक रुकती हैं। जहाँ पर वह रुकी वहाँ पर एक खेत था, बाद में वह खेत रानीखेत नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो ज़्यादा सत्यता जिस कहानी में प्रतीत होती है या ज़्यादा सत्यता जिस बात में हमको पता लगती है, वो जिया रानी वाली बात नहीं पता लगती है। अगर देखिए एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है कि रानीखेत का नाम किस रानी के नाम पर पड़ा, तो यहाँ पर से जिया रानी या पद्मिनी में से एक ही नाम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों नाम अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ऐसे प्रश्न पर आपत्ति लग जाती है। तो जिया रानी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। अगर जिया रानी नहीं है तो आप लोग पद्मिनी की तरफ जा सकते हैं। फिर देखिए, आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब होती है? आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब होती है? 1869 में। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है कि आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब होती है? 1869 में। और देखिए, इस समय हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे। तो किसी किसी किताब में ये भी लिखा हुआ है आधुनिक रानीखेत की स्थापना हेनरी रैमजे ने की थी। तो ये देखिए, उस समय हेनरी रैमजे ही कुमाऊं कमिश्नर थे, उन्हीं के समय पे आधुनिक रानीखेत की स्थापना होती है। इसलिए कहा गया है कि हेनरी रैमजे ने ही आधुनिक रानीखेत की स्थापना की थी। फिर देखिए, अमेरिका के न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल्स कहा। ये क्वेश्चन दोस्तों आ भी चुका है कि अमेरिका के किस न्यायाधीश ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल्स कहा था? तो ये कहा था न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने। एक ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड मेयो, इनको रानीखेत बहुत प्रिय था। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते रहते हैं, किस वायसराय को रानीखेत बहुत प्रिय था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 1948 में देखिए क्या हुआ था। 1948 से कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत लाया गया। एक बात आपको समझनी है, जो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है वो होती है 1945 में। और कहाँ पर होती है? आगरा में होती है। देखिए, जो कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है ना, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल कुमाऊं रेजिमेंट आता है हमारा रानीखेत में, तो इसको यहाँ पर से पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए, जो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है 1945 में होती है आगरा में, लेकिन 1948 में इसके मुख्यालय को कहाँ लाया जाता है? रानीखेत में लाया गया था। तो अगर एग्जाम में देखिए यहाँ पर से दो प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा कब लाया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा के रानीखेत में कब लाया गया? 1948 में। देखिए, रानीखेत छावनी की हम लोग बात करते हैं। रानीखेत छावनी देखिए कब स्थापित हुई थी, इसको हम लोग समझते हैं। 1869 में अंग्रेज़ों ने इसे आरामगाह के लिए खरीदा, किसको? रानीखेत को। लेकिन 1871 में यहाँ छावनी परिषद की स्थापना की गई थी। देखिए, अभी तक के जो प्रश्न एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ना, अधिकांश एग्जाम में 1800 हमको देखने को मिलता है, 1869 देखने को मिलता है अधिकांश एग्जाम में, मतलब जो पुराने एग्जाम हो चुके हैं। लेकिन देखिए, 1869 में अंग्रेज़ों ने इसे आरामगाह के लिए खरीदा था, लेकिन 1871 में ही यहाँ पर छावनी
परिषद की स्थापना की गई थी। अब देखिए वर्तमान का जो पैटर्न है काफ़ी चेंज हो चुका है, आयोग भी जो है अपडेट हो चुका है। एग्जाम में देखिए 1869 आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा 1871। अगर एग्जाम में ऑप्शन में आपको यहाँ पर से जो भी ऑप्शन देखने को मिल जाए आपको उसी में टिक करना है, लेकिन वास्तव में जो सही उत्तर है वो 1871 ही है। लेकिन हमको चलना आयोग के अनुसार ही है। अगर आयोग ने कह दिया कि भाई 1869 है, बस मानना पड़ेगा 1869 है, कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर से। तो हर कंडीशन जैसे एग्जाम के लिए बनती है उस कंडीशन से मैं आपको जरूर ही अवगत करवा देता हूँ कि बाद में आप लोग ये ना कहें कि सर जी आपने ये हमको बताया नहीं। फिर देखिए हम लोग बात करते हैं फिर चौबटिया की। चौबटिया कहाँ पर? रानीखेत में है। इसे आर्चर्ड कंट्री या फूलदान के देश के नाम से जाना जाता है। तो आर्चर्ड कंट्री किसको कहा जाएगा? चौबटिया को कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है कि चौबटिया को ही आर्चर्ड कंट्री या फिर फूलदान के देश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ फल संरक्षण शोध केंद्र भी है। कहाँ पर? चौबटिया में ही फल संरक्षण शोध केंद्र है और सेब बागान के लिए चौबटिया काफ़ी प्रसिद्ध है। जो चौबटिया रहेगा, देखिए पहला तो क्या यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाएगा, आर्चर्ड कंट्री और फूलदान का देश, हिंदी में इसको बोलेंगे। इसके लिए मतलब आर्चर्ड कंट्री या फूलदान के देश के नाम से यह जाना जाता है। और दूसरी बात क्या रहेगी, यहाँ पर फल संरक्षण शोध केंद्र है। क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट बनेगा, उत्तराखंड में फल संरक्षण शोध केंद्र कहाँ पर है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चौबटिया। चौबटिया कहाँ पर है? रानीखेत। रानीखेत कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और देखिए जो चौबटिया जो हमारा रहेगा वो क्यों प्रसिद्ध रहेगा? क्योंकि ये सेब बागान के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए रानीखेत के ताड़ीखेत में गांधी कुटी है, अभी आपको बता ही चुका हूँ, नोट कर लेंगे। चौखुटिया जो है वो रामगंगा नदी के तट पर है। जो पूर्वी रामगंगा नदी आएगी उसी रामगंगा नदी के तट पर चौखुटिया है। उसके बाद देखिए यह स्थल कत्यूरी राजवंश के किला अवशेष तथा काली व वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये जो चौखुटिया जो स्थल रहेगा वो दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। पहला क्या, जो कत्यूरी राजवंश थे उनके किलों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और काली व वैष्णव मंदिर के लिए भी जो काली मंदिर है और वैष्णव मंदिर है, प्राचीन है ये ना, ये काली का प्राचीन मंदिर और वैष्णो देवी जो प्राचीन मंदिर हैं उनके लिए चौखुटिया प्रसिद्ध है। और कत्यूरी राजवंश के यहाँ पर किला अवशेष मिले हैं, इसीलिए भी यह आश्रम नहीं, यह स्थल प्रसिद्ध है। वैसे आपको ये याद रखना है चौखुटिया कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। फल संरक्षण शोध केंद्र कहाँ पर है? चौबटिया में। और चौबटिया को आर्चर्ड कंट्री या फिर फलुद्यान के देश के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए डोल आश्रम, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। हो सकता है आपको जो आगामी आपके एग्जाम है वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिले। डोल आश्रम कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। बहुत ही शांति वाली जगह पर यह आश्रम बनाया गया है। चारों ओर इसके जंगल ही जंगल हैं, बहुत ही शांति, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं अगर आप लोग शांति की खोज में जा रहे हैं कहीं पर, आप लोग डोल आश्रम अल्मोड़ा में जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा था, जल्दी से आपकी जिला सीरीज कंप्लीट करवानी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और साथ में देखिए आप लोग फेसबुक पेज से हमारे जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे दे रखा है। वहाँ से नई नई जानकारियाँ जो भी आपकी वैकेंसी आती हैं उनकी अपडेट रहती हैं, एग्जाम डेट रहती हैं, सब कुछ मैं अपलोड करता रहता हूँ फेसबुक में, पेज जो हमारा चैनल का। और व्हाट्सअप नंबर से आप लोग जुड़ जाइए हमारे। व्हाट्सअप नंबर में, व्हाट्सअप से जुड़ना नहीं है आपको, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दे रखा है। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।